हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर कूही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्लांक के क्वांटीकरण का सिद्धांत। हमने क्या पढ़ा था? वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था, प्रकाश की तरंग प्रकृति पढ़ी थी और हमने देखा कि तरंग प्रकृति में कुछ दोष उत्पन्न हो गए थे। तरंग प्रकृति में क्या थे? कुछ दोष उत्पन्न हो गए थे। तो उन दोषों को दूर करने के लिए एक और नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं प्लांक का क्वांटीकरण का सिद्धांत, ठीक है, या फोटोन का सिद्धांत। तो हमने यहाँ पे लिखा प्लांक के क्वांटीकरण का सिद्धांत। हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या है? प्लांक के क्वांटीकरण का सिद्धांत। प्लांक के क्वांटीकरण का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं फोटोन की अवधारणा, या फोटोन की अवधारणा। ठीक है, वहां पे हमने देखा कि कुछ दोष उत्पन्न हो गए। उन दोषों के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? उन दोषों के कारण क्या हो रहा है कि हमने क्या किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में कुछ दोष उत्पन्न हो गए। उन दोषों को दूर करने के लिए प्लांक नामक वैज्ञानिक ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसको हम कहते हैं फोटोन सिद्धांत या क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्या कहा इन्होंने? इनके अनुसार, प्लांक के अनुसार, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो वो प्रकाश विकिरण सतत रूप से उत्सर्जित ना होकर असतत रूप से उत्सर्जित होते हैं। फिर से सुने, जब भी किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा सतत रूप से उत्सर्जित ना होकर असतत रूप से उत्सर्जित होती है। ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों के रूप में उत्सर्जित होती है जिसको हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। फोटोन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या कहा? प्लांक के अनुसार यहां पे क्या लिखे हम? प्लांक के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन, प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन सतत रूप से ना होकर असतत रूप से होता है। प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से ना होकर असतत रूप से होता है। असतत रूप से होता है। ठीक है, क्या बताया? प्लांक के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश विकिरण सतत रूप से उत्सर्जित ना होकर असतत रूप से उत्सर्जित होते हैं, या उत्सर्जन असतत रूप से होता है। अर्थात विकिरणों का उत्सर्जन ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों के रूप में ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों या बंडलों के रूप में होता है, या बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों या बंडलों के रूप में होता है। प्लांक के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन सतत रूप से उत्सर्जित ना होकर कैसे उत्सर्जित होते हैं? असतत रूप से उत्सर्जित होते हैं। अर्थात विकिरण का उत्सर्जन ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों या बंडलों के रूप में होता है। ठीक है, फिर देखो ऊर्जा की ऐसी
प्रत्येक इकाई को ऊर्जा की प्रत्येक इकाई को ऊर्जा की प्रत्येक इकाई को प्रत्येक इकाई को ऊर्जा की प्रत्येक इकाई को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्वांटा या फोटोन, ऊर्जा की प्रत्येक इकाई को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा की प्रत्येक इकाई को हम क्या कहते हैं, या तो क्वांटा या क्या कहते हैं, फोटोन। अच्छा, आगे बात करें तो देखो प्लांक के अनुसार, प्लांक ने ऐसा भी बताया इसमें कि प्लांक के अनुसार प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। प्लांक ने क्या कहा कि प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है वो आपतित विकिरण की किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। इससे क्या फायदा हुआ, अब आवृत्ति के समानुपाती होती है तो हमने वहां पर ड्रॉबैक देखा था कि है ना, क्या दोष देखा था कि प्रकाश की तीव्रता, आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ा रहे हैं लेकिन उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ रही है क्योंकि वो तीव्रता पर निर्भर करती ही नहीं है। प्लांक ने क्या कहा, उत्सर्जित विकिरण जो हो रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा जो उत्सर्जित हो रही है, उनकी जो ऊर्जा है, प्रकाश विकिरणों की ऊर्जा, उत्सर्जित किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश विकिरणों की जो ऊर्जा है वो किसके समानुपाती है, आवृत्ति के समानुपाती है, ना कि तीव्रता के। इसलिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको हम वो एक निश्चित आवृत्ति पे ही मिल सकती है, उसको हम दहलीय आवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना। फिर ये बात भी कि उन्होंने कहा था कि तरंग, जब तरंग सिद्धांत से करते हैं तो तरंग सतत रूप से गमन कर रही है, और अगर तरंग सतत रूप से गमन कर रही है तो लगातार ऊर्जा मिल रही है। ये दोष आया था कि उत्सर्जित क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि सतत रूप से नहीं हो रहा है उत्सर्जन ऊर्जा का, वो क्या हो रहा है, ऊर्जा असतत रूप से बाहर निकल रही है, छोटी छोटी इकाइयों के रूप में उत्सर्जित हो रही है, जिनको हम क्वांटा कह रहे हैं या फोटोन कह रहे हैं। तो क्या बताया, प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा आपतित विकिरण की, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है, ठीक है, आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो किस पर निर्भर कर रही है, आपतित विकिरण की आवृत्ति पर, ई समानुपाती न्यू आवृत्ति। और जब समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा h, तो ई बराबर h न्यू। यहाँ h क्या है, एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। यहाँ h बराबर प्लांक नियतांक, h बराबर क्या है, प्लांक नियतांक। h एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं, तो h बराबर प्लांक नियतांक एवं इसका मान जो प्लांक नियतांक का जो मान है वो कितना होगा, वो होगा 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये प्लांक नियतांक का मान आ गया। प्लांक नियतांक का मान कितना, 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, अब अगर हमको ऐसी आवश्यकता है कि नहीं हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो यह जाएगा आपका क्या, 6.63 10⁻⁻34, इसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो ये 1.6 10⁻⁻19, ये किस में बदल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड में। डिवाइड दे लें, इसका डिवाइड दे के सॉल्व करें, तो डिवाइड लगाएंगे तो माइनस के 19 से ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का कितना रह जाएगा, 15। तो फाइनली h की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी कितनी, 4.1, ठीक है, इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। ये आपका प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, प्लांक नियतांक का मान आ गया। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये h कांस्टेंट जो है वो ऐसे कैलकुलेट करना है, ओके। अच्छा, फिर आगे बात करेंगे हम
प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा पड़ी हमने वो क्या पड़ी, E बराबर एच न्यू। तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की जो हमने ऊर्जा कैलकुलेट करी है, ऊर्जा कैलकुलेट की जो होती है E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू, अब E इक्वल टू एच न्यू से वी नो दैट कि C इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है न्यू लैम्डा। प्रकाश का वेग C हो गया, न्यू आवृत्ति हो गई, लैम्डा क्या हो गई, तरंग दैर्घ्य हो गई। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आ जाएगी C अपॉन लैम्डा। फाइनली हमने इसको सॉल्व किया तो ये जो E बना, E बन गया C बाय लैम्डा। मतलब प्रकाश की फोटोन की जो ऊर्जा है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो है वो क्या आ गई, एच सी बाय लैम्डा। फोटोन की ऊर्जा क्या हो गई, एच सी बाय लैम्डा। अच्छा, इसके बाद देखें तो अगर फोटोन की ऊर्जा है एच सी बाय लैम्डा, इनमें सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सभी की वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मान मिलेगा, सभी नियतांकों का मान पुट कर लेते हैं। तो देखें नियतांकों का मान रखेंगे, सभी इसमें सभी नियतांकों का मान रखते हैं। तो सभी नियतांकों का मान रखने पर, सभी नियतांकों का, सभी नियतांकों का मान रखने पर, का मान रखने पर, ठीक है, h की वैल्यू रखते हैं। h होता है 6.63 10⁻⁻34, ठीक है। h c क्या होगा, c होगा 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, न्यू क्या है, आवृत्ति। तो ये आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे जूल में। किस में आएगा आपका आंसर, जूल में। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए अगर ऊर्जा, तो 6.63 × 10⁻⁻34, ठीक है, इंटू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। ये जूल से इंटू लैम्डा, जूल से किस में बदल गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया। किस में बदल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हमने इसको सॉल्व किया तो माइनस के 19 से ये कैंसिल हुआ तो 10 की पावर बन गई -15। कितनी बन गई, -15। तो यह जाएगा E इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करें तो 19.89, ठीक है, इंटू 10 की पावर -15 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.6 इंटू लैम्डा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन लैम्डा मीटर में है अभी। लैम्डा को अगर एंगस्ट्रॉन्ग में चाहिए तो 10 की पावर -10 से डिवाइड कर दें या +10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब फाइनली जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका फाइनल आंसर आ गया -10 से ये कैंसिल आउट हो गया, -15 हो गया, -5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये आपने फाइनली इसकी वैल्यूज को सॉल्व कर दिया, सॉरी 10 की पावर 8 को, तो -5 और इससे ये कैंसिल हुआ तो 10 की पावर 3। तो फाइनल आंसर आपका क्या जाएगा, जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 12400 अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कब, यदि लैम्डा किस में हो, यदि लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाए, यदि लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, ठीक है। ये कब है कि लैम्डा आपको किस में दिया जाए, यदि लैम्डा किस में दिया जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाए। तो यदि लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, E इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा। नैनोमीटर में है तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ये फोटोन का कंसेप्ट। अब देखो इसमें हम कुछ ग्राफ देखते हैं इसके लिए। तो ग्राफ देखेंगे तो हमने लिखा फोटोन की ऊर्जा, और फोटोन की ऊर्जा हमने पढ़ी हुई है, क्या है, फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितनी होती है ये देखना है। तो हमने लिखा E इक्वल टू एच न्यू, न्यू को C बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा बन जाएगा। तो यहाँ से देखें तो जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती है। यहाँ से देखें तो ऊर्जा जो है वेवलेंथ के या तरंग दैर्घ्य के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसके लिए देखते हैं जरा ग्राफ। तो देखें हमने ग्राफ बनाया, आपतित विकिरण की ऊर्जा और आपतित विकिरण की आवृत्ति
दोनों के लिए ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा मिलेगी जो कहाँ से होकर जाएगी, जो मूल बिंदु से होकर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आवृत्ति ऊर्जा जो है वो आवृत्ति के कैसे समानुपाती है। लेकिन अगर आपसे कहें कि आपतित विकिरण की ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य के लिए ग्राफ बनाना है, लैम्डा के लिए ग्राफ बनाना है, तो व्युत्क्रमानुपाती है, परवलयाकार ग्राफ बनेगा। ठीक है। फिर लेकिन अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि जो आपतित विकिरण है उसकी ऊर्जा E और तरंग दैर्घ्य लैम्डा के मध्य ग्राफ बनाना, 1/लैम्डा के लिए ग्राफ बनाना है, तो ये हम बना सकते हैं 1/लैम्डा के लिए। किस किस में बना सकते हैं? 1/लैम्डा के लिए। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक सरल रेखा मिल जाएगी जो कहाँ से होकर जाएगी, जो मूल बिंदु से होकर जाएगी। इस प्रकार से हम फोटोन की अवधारणा से ये ग्राफ बना सकते हैं, जो आपको कई बार किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। क्या? फोटोन के गुणों की बात करते हैं। फोटोन के गुण क्या हैं? फोटोन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, इनकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम देखें कि फोटोन के गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, फोटोन उदासीन कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? उदासीन, अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हो सकते। उदासीन है, कोई आवेश नहीं है, तो जब हम इनको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे या चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इनका विक्षेप नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, फोटोन जो हैं वो गतिशील कण होते हैं। फोटोन कण कैसे कण होते हैं? गतिशील होते हैं। अतः सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग, सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या है कि जो फोटोन हैं उनका ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है। इंपॉर्टेंट बात है, फोटोनों का ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है। कहने का मतलब ये है कि जो फोटोन हैं वो केवल गतिशील अवस्था में स्थायी हैं, स्थिर अवस्था में स्थायी नहीं हैं। तो देखें इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहला, फोटोन गतिशील कण होते हैं। फोटोन गतिशील कण होते हैं, गतिशील कण होते हैं, अतः कण होते हैं, अतः सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में, संभव दिशाओं में, अतः सभी संभव दिशाओं में, दिशाओं में प्रकाश के वेग, सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग, दिशाओं में प्रकाश के वेग, प्रकाश के वेग अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करते हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करते हैं। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी बताई मैंने, गति करते हैं। फिर सेकंड बात करते हैं हम। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि जो फोटोन है वो उदासीन कण होते हैं। फोटोन उदासीन होते हैं। फोटोन कैसे होंगे? उदासीन। तो फोटोन उदासीन होते हैं, अतः विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र एवं अतः विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं, द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं, विक्षेपित नहीं होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है फोटोनों का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है? 0। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें थर्ड, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी बताई हमने।
नेक्स्ट क्या है, जो फोटोनों का संघट्ट होगा किसी फोटोन कण से या धातु की सतह से, तो वो कैसा होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। अब ये क्या होता है प्रत्यास्थ संघट्ट, तो वह संघट्ट जिसमें संघट्ट के पश्चात मतलब टकराने के बाद गतिज ऊर्जा और संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें परिवर्तन नहीं होगा, ना तो गतिज ऊर्जा बदलेगी और ना ही क्या बदलेगा, संवेग बदलेगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फोटोन संघट्ट, फोटोन का किसी धातु की सतह पर संघट्ट, फोटोन का किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर संघट्ट, किसी धातु की सतह पर संघट्ट। ठीक है, क्या बताया आपको, फोटोन का किसी धातु की सतह पर संघट्ट या फोटोन के कणों का, या फोटोन कणों का संघट्ट, या फोटोन कणों का संघट्ट, फोटोन कणों का परस्पर संघट्ट, कणों का परस्पर संघट्ट, परस्पर संघट्ट कैसा होगा, परस्पर संघट्ट प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। और अभी हमने बताया आपको प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होगा, जिसमें संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा और संवेग के मान कैसे रहेंगे, नियत रहेंगे। टकराने के बाद और टकराने के पहले गतिज ऊर्जा और संवेग में कोई परिवर्तन नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। तो देखो नेक्स्ट अगला फोटोन की ऊर्जा, एक और पॉइंट देखें, जो फोटोन है, फोटोन कणों की जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, तो हमने लिखा फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा ये होती है E बराबर एच न्यू या hc/λ, ये फोटोन की ऊर्जा होती है। एवं फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग, ये तो ऊर्जा हो गई, संवेग कितना होगा फोटोन का, P बराबर लिखेंगे हम E/c, या आपका क्या हो जाएगा h/λ। ये संवेग का सूत्र होता है फोटोन का। आया कैसे ये फॉर्मूले ड्राइव कैसे हुए उनको चेक करते हैं एक बार। तो आपका देखो फॉर्मूला द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण होता है E = m/c²। इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। हमने क्या लिखा, E m/c², तो m/c को अलग कर लिया और c को अलग कर लिया, तो द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है, संवेग × c, तो संवेग आ गया आपका E/c। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा को hc/λ × c, hc/λ × c। ध्यान दें एक c से c कट जाएगा तो संवेग आ जाएगा h/λ, ये संवेग आ गया। तो बात क्लियर हो गई, ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन हो गए। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम इसके आगे पढ़ेंगे आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।